और दूसरे नंबर पर जब वो स्ट्रेटजीज को यूज करेगा तो उसके जैसा कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा, बट वो आपका हाथ तब ही पकड़ेंगी अगर आप उसके लायक बनोगे। तो इसमें देखिए जो ये वाला टेस्ट है, जनवरी 2007, उसके बाद सितंबर 2007, अगस्त 2010 इतनी बार रिपीट हुआ है, मतलब ये चीज आपके रियल एग्जाम में आई है। मेंशन करता हूँ, अगर अभी भी स्कोरिंग कम आ रही है तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना तो दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मैंने पहले भी कहा है कि अगर स्कोरिंग कम है एंड इफ यू जस्ट थिंकिंग कि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रही, स्कोरिंग आपकी 20 18 20 आ रही है एंड इफ योर फोकस इज जस्ट ऑन हाउ टू डू दैट विद इन 1 आवर, इस तरह से करें तो वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। वो एक्चुअली इस तरह का फॉर्मेट हो जाता है कि हम, आपको पता है कि जो असली मेहनत लगती है दैट इज टू, वो होता है कि दैट हैपेंस व्हेन यू वांट टू इंक्रीज योर स्कोरिंग, जब आपकी असली मेहनत उसमें होती है। और जब हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, हमारे पास कुछ और नहीं होता, फिर एक ही बहाना बचता है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं होता, राइट। और वो उस तरह का माइंडसेट आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं है एंड यू विल नेवर बी एबल टू गेट अ ग्रेट बैंड स्कोरिंग इन योर आल्स। तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान दें। पहले स्कोरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो भी आपकी बैंड रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बैंड रिक्वायरमेंट, लेट्स से आप, अगर आपकी बैंड रिक्वायरमेंट 6 है तो योर फर्स्ट टारगेट शुड बी टू गेट अ बैंड स्कोरिंग ऑफ एटलीस्ट 6.5, or I would say key 7 is going to be much better consistently or without focusing on time. So consistent effort must be there. Okay, so if you're getting a band score of 6.5 consistently, or I would say 7, then you need to focus on time management. और वो 6.5 to 7 का मतलब है कि आप चाहे 1.5 घंटे में आपकी रीडिंग पूरी हो रही हो, चाहे पौने 2 घंटे में हो रही हो, एंड इफ यू आर टेकिंग लाइक 1 hour 20 minutes, दैट्स परफेक्टली फाइन। उस टाइप मैं कहूंगा कि वो स्टूडेंट, इस तरह के स्टूडेंट मेरे फेवरेट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, बट बिकॉज द थिंग इज दैट दे आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट इम्प्रूविंग देयर राइटिंग और रीडिंग लिसनिंग, और मैं कहूंगा कि वो अपनी आल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ओनली दीज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू इम्प्रूव देयर आल्स। तो आपका फोकस फर्स्टली यही होना चाहिए कि जो आपकी बैंड रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर जाए। फोकस ऑन वोकेबलरी, वोकेबलरी इज गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, चाहे जितनी मर्जी टिप्स और ट्रिक्स देख लें। मान लीजिए आपने टिप्स और ट्रिक्स देख ली, किसी क्वेश्चन का मीनिंग ही समझ नहीं आया, तो क्या करोगे उसका? कुछ भी टिप्स और ट्रिक्स समझ नहीं आने वाली। जिस स्टूडेंट ने वोकेबलरी अच्छी तरह से कर ली, उसकी स्कोरिंग पहले तो वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरे नंबर पर जब वो स्ट्रेटजीज को यूज करेगा तो उसके जैसा कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा। अगर आपने वोकेबलरी कर ली, जैसे आप 5 ले रहे हो, वोकेबलरी से आपका 6 चला जाएगा, और अगर उसके बाद आपने अच्छी तरह से स्ट्रेटजी सीख ली, 7 8 पॉसिबल है, 100% के 100% दे आर पॉसिबल, बट फर्स्ट जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए दैट इज टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, देन अंडरस्टैंड ऑल द स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो आपका हाथ तब ही पकड़ेंगी अगर आप उसके लायक बनोगे। विदाउट वोकेबलरी आपके लिए स्ट्रेटजीज भी किस चीज के काम के नहीं है, हर रोज यूट्यूब वीडियोस देखते रहोगे, स्टिल दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो प्लीज पहले अपने आप को इम्प्रूव करें, एंड इफ यू आर एबल टू इम्प्रूव योरसेल्फ, फिर ही बात आएगी। कुछ भी चीज आपके हो जाए, आपको फॉर्मेट समझना पड़ेगा, वोकैब समझनी पड़ेगी, मल्टीपल रीडिंग्स करके देखनी पड़ेंगी, रीडिंग्स की जो आपको समझ है वो लेनी पड़ेगी, किस टाइप से आंसर आपका आता है, कौन कौन सी चीजें, आपका आंसर आता कैसे, एक्चुअली डिजाइनिंग कैसे की जाती है। वैसे तो हमने सारे कर लिए कि सारी चीज के आंसर लगातार आते हैं, बट सम टाइम्स, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर फर्स्ट पैसेज हो तो बहुत ही आसान है। देखिए ये ना क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको एक बताता हूँ, दो तरह की चीजें होती हैं, आंसर लगातार आएगा कि नहीं आएगा। पहली चीज डिपेंड करती है कि वो क्वेश्चन कितने आसान है। अगर वो क्वेश्चन काफी आसान है, लेट्स से इफ दे आर वेरी वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती, फिर वहां पर आप कह सकते हो कि आगे पीछे चले जाए, दैट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। बट उसके अलावा अगर फर्स्ट पैसेज पर है तो वो नहीं होंगे, थर्ड पैसेज में आपके आगे पीछे आ सकते हैं, बिकॉज थर्ड पैसेज का मोटिव ही थोड़ा सा नेगेटिव जाना होता है। उसका देखिए, जैसे ये आपकी बुक है, ये आप अभी आपको मिलेगी, डिफरेंट रीडिंग मिलेगी। 2011 वालों को तो ये बुक लॉन्च ही हो गई थी। तो इसमें देखिए जो ये वाला टेस्ट है, जनवरी 2007, उसके बाद सितंबर 2007, अगस्त 2010 इतनी बार रिपीट हुआ है, मतलब ये चीज आपके रियल एग्जाम में आई है। सारी हाउ टू स्पॉट अ लायर ये 3 बार आ चुका है 2011 से पहले, बिकॉज आई गेस 2011 में ये बुक लॉन्च हुई थी। फिर उसके बाद देखिए दिसंबर 2007 2009 मजार इफेक्ट इतनी बार आ चुका है, एंड स्टिल दोबारा भी इनमें से कोई ना कोई टॉपिक 100% ही आने वाला है आपको फ्यूचर रीडिंग्स में। ऐसा नहीं है कि इसी में से आ जाएगा, जो हमने पिछली बुक की है मे भी हाई चांसेस है कि उसमें से आ जाए, या फिर मॉक टेस्ट में मैं जो आपको देता हूँ उसमें आ जाए, या फिर हो सकता है कि जो सेकेंड मंथ में रीडिंग्स करवाई जाएंगी उसमें से कोई ना कोई आ जाए, पर जो भी हम करवाई जाती है उसमें से आ ही जाता है,
इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एक आध आपका रिपीट हो जाता है। तो पहले जो भी टाइम मैनेजमेंट की बात करने से पहले, जैसे मैंने आपको कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। एटलीस्ट एक बैंड का डिफरेंस होना चाहिए, आधे बैंड का तो डिफरेंस होना ही चाहिए। आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आप एटलीस्ट आधा बैंड ज्यादा ले रहे हो। अगर एक बैंड ज्यादा ले रहे हो देन दैट्स गोइंग टू डू वेरी वेल फॉर यू। और वो तभी होगा अगर आप 1.5 घंटे, 1.25 घंटे के ऊपर वो कर रहे हो। तो ये देखने की बजाय कि 1 घंटे में रीडिंग हमने करनी कैसे है, जो स्टूडेंट्स उसके ऊपर फोकस करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी मदद होगी। क्योंकि ये चीज लाजमी है, जब भी आप किसी चीज में, जैसे आपके पास काफी टाइम होता है, काफी टाइम होने के बावजूद आप क्या कर सकते हो कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तब आपका फोकस ये रहता है कि कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझे, मैच द हेडिंग को किस तरह से समझे, ट्रू फॉल्स किस तरह से समझे। ऑब्वियसली यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट अ नंबर ऑफ थिंग्स। बट इस केस में क्या होगा, जब आप टाइम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, टाइम का फंडा देखने की कोशिश करते हो, व्हाट हैपेंस इज कि ऑटोमेटिकली आपका स्कोरिंग का डिक्रीज होना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है। थोड़ा सा इन द बिगिनिंग स्टेजेस कहूंगा, थोड़ा सा लाजमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम कम हो चुका है। तो जैसे मैं कहूंगा, अगर मान लीजिए आप 7 बैंड ले रहे थे, तो 6.5 के ऊपर एक बार गिरोगे, एक बार गिरोगे। मैंने आपको ये कहा कि एक बार गिरोगे, हर बार नहीं, एक बार गिरोगे। 2-3 बार अगर आपकी आदत बन गई, उसके बाद नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोबारा 7 बैंड पर चले जाओगे एंड अगेन आप उसी जो 7 बैंड पहले आप 1.5 घंटे में लेते थे, अभी आप 1 घंटे में आपके आने शुरू हो जाएंगे। सो पहले फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना है,